चलो देखें इधर। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। ठीक है, एक टॉल ट्रू ब्रीडिंग है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड द F1 प्लांट्स वर सेल्फ्ड, द रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वर इन द रेशियो। इसमें आपको रेशियो बताना है F2 जनरेशन का। ठीक है, F2 जनरेशन का रेशियो आपने यहाँ बताना है। तो बताओ क्या रेशियो होगा F2 जनरेशन का। फर्स्ट वन से सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आया सभी को समझ। ठीक है, टॉल होमोजाइगस मींस दिस विल बी कैपिटल टी। ओके, टॉल हेटेरोजाइगस मींस कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, and this is small t. ओके, सो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। कौन सा वाला पूछा गया है, जीनोटाइप पूछा गया है, फिनोटाइप, क्योंकि यहाँ पे थर्ड भी आंसर सही है। 3 टॉल होंगे, 1 ड्वार्फ होगा, पर फिनोटाइप नहीं पूछा गया है, पूछा गया है जीनोटाइप। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज कॉलम दिए हुए हैं 1 और 2, इनको मैच कराना है। तो डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये 4 चीजें यहाँ दी हुई है और इनकी डेफिनेशन है यहाँ पर। So many genes govern a single character in a heterozygous organism. Only one allele express itself. In a heterozygous organism, both alleles express themselves fully. A single gene influence many characters. अब इसमें देखो, आपको क्या पता है कि सेकेंड और थर्ड आपको अच्छे से पता है। ये हो गया, this is dominance in a heterozygous organism. Only one allele is expressed itself, that is dominance. So A with 2, ना A and 2 ये मैच करा दिया हमने। और कोडोमिनेंस इज थर्ड वन इन अ हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म, बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुल्ली। तो ये हो गया सेकंड, थर्ड। अब आपको देखना है कि ए और 2 और बी और 3 कहाँ कहाँ दिया हुआ है। सी फोर्थ ए और 2 एंड बी 3, ठीक है, बाकी सब में नहीं दिया है इस तरह से। तो अगर आपको 2 दूसरे नहीं भी पता है और ये 2 पता है ऑलरेडी और यही दिया हुआ है केवल ऑप्शन में और कहीं है भी नहीं कुछ, मान लो किसी और ऑप्शन में भी होता कि A2 और B3 दिया हुआ है, तो फिर आपको C और D को भी देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सेकेंड इज द करेक्ट आंसर विदाउट गोइंग थ्रू अदर ऑप्शंस। ओके, सो pleiotropy is when a single gene influence many character, that is pleiotropy. So C4, and polygenic inheritance means many genes control one single character. Okay, which of the following most appropriate describes the hemophilia? हीमोफीलिया को इन सब में से कौन मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है? तो ये रिसेसिव जीन का डिसऑर्डर है, सही है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ये भी सही है। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सही है। डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर है, ये गलत है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। उनमें से तीनों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बताओ। तीनों में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है? सेकंड से Yes, second is the most appropriate because it is saying recessive gene disorder and X-linked disorder. So this is the most appropriate, क्योंकि इसमें recessive की इंफॉर्मेशन भी है जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, और X भी दिया हुआ है जो कि थर्ड ऑप्शन है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, X क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड दोनों की इंफॉर्मेशन सेकंड ऑप्शन में दी हुई है, तो इसलिए सेकंड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ओके, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। So hemophilia is a sex-linked recessive disease. ठीक है। Down syndrome is due to aneuploidy. Okay. Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder. Okay.
Sickle cell anemia is an autosomal recessive gene disorder. That is right. I think all four options are correct. Four options, these four statements are correct. All these four statements are correct. So, but there are no options. No, इनमें है नहीं है. देखो फिनाइलकेटोनुरिया भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, दोनों सही है. डाउन सिंड्रोम एनिप्लॉइडी से होता है, मोस्ट कॉमन सिंड्रोम बिकॉज ऑफ एनिप्लॉइडी. एंड हीमोफिलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये भी सही है. गलत क्या है? Option wasn't there, sir. यस, इस केस में ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है. ठीक है, तो इस तरह की चीजों में क्या होता है कि अगर इस तरह से आता है, ऑप्शन नहीं होता है तो मे बी यू गेट 2 मार्क्स और ये क्वेश्चन हट जाता है. ठीक है, क्योंकि ये गलत क्वेश्चन है. या मतलब इसके ऑप्शन गलत. ठीक है, या तो ऐसा होना चाहिए था एक ऑप्शन कि ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट. करेक्ट, सारे ही ऑप्शन सही होने चाहिए. तो इस तरह से अगर लगता है तो आप अटेम्प्ट मत करो, उसको छोड़ दो, क्योंकि गलत से अच्छा है कि आप उसको करो ही मत, है ना. चलो एक क्वेश्चन और है. इन अ टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाइहाइब्रिड फ्लाइज more parental type offsprings were produced than the recombinant offspring. This indicates. So टेस्ट क्रॉस सिर्फ घुमाने के लिए लिखा है, आपको सिर्फ देखना है F1 डाइहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें सिर्फ दिया गया है कि पेरेंटल टाइप ज्यादा आते हैं, तो इसका क्या मतलब है. ठीक है, तो टू जीन्स आर लोकेटेड ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम, तब तो ये बिल्कुल रिकॉम्बिनेशन को फॉलो करता. क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस, दिस इज नॉट द केस. ठीक है, क्योंकि वो डिसऑर्डर हो जाएगा, फिर हम उसको रीड नहीं कर पाएंगे ऐसे. The two genes are linked and present on the same chromosome. Both of the characters controlled by more than one gene. तो इसका आंसर थर्ड. ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड दे आर लिंक्ड. ठीक है, लिंकेज है यहाँ पे, इसलिए मोर पेरेंटल टाइप देखने को मिल रहे हैं. ठीक, दिस इज 1 2 3 4 5, 5-6 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, 4-6, 4 to 6 क्वेश्चन. चलिए 2017 में देख लेते हैं, और इसमें एक क्वेश्चन 2014 का है जो कि कल मुझसे सृष्टि ने पूछा था, तो इसको हम डिस्कस करेंगे. सॉरी, हाँ वैष्णवी ने. डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन इज, बताएं. तो इसमें तो आंसर दिए हुए हैं, वैसे नहीं लिखा हुआ है, तो डाउन सिंड्रोम है. बट क्वेश्चन समझो, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट टू पिक. यहाँ पर क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन. ठीक है, तो जैसे कल हम बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम जब अलग नहीं होंगे. ठीक है, ऑटोसोमल बोला है. ठीक है, यहाँ पे क्योंकि टर्नर और क्लिनफिल्टर भी उसी की वजह से होते हैं, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ही होते हैं, मतलब जो क्रोमेटिड है वो अलग नहीं हो पाते हैं, उसकी वजह से ही होते हैं. परंतु टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एलोसोमल है ना, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है. यहाँ पूछा गया है ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन, तो ये आएगा डाउन सिंड्रोम. और सिक्कल सेल एनीमिया मेंडेलियन डिसऑर्डर है. ठीक है, तो उसका डिसजंक्शन से कोई लेना देना नहीं है. ओके. Then next question is the genotype of a husband and wife are IAIB and IAIO. ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. This female is having blood group AB. ठीक है, I A and B साथ में लिख दे रहा हूँ मैं. और जो इसकी क्रॉस बनाई है मेल जो है वो है IA IO. ठीक है,
सो इस हेटेरोजाइगस ए है वो, IA IU। ओके, तो आपको बताना है कि क्या पॉसिबल फिनोटाइप और जीनोटाइप हो सकते हैं, क्या डिफरेंट पॉसिबल जीनोटाइप फिनोटाइप हो सकते हैं, डिफरेंट और डिफरेंट, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के। सोचो ज़्यादा 2 मिनट के लिए, इसका आंसर है बट फिर भी सोचो क्या क्या हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ आंसर दिया हुआ है, हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। तो आपको बताना है कि क्या 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 हो सकते हैं, मेरे को ये बताओ। 3 फिनोटाइप या जीनोटाइप लिखे हुए हैं बट कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ जरा। बताओ बताओ बताओ। क्रॉस करेंगे आप इनकी, IIB की, IAO और AB के साथ में, तो क्या क्या बनेगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, डिफरेंट टाइप एंड फिनोटाइप बताना है। IA। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास IA। सो ए ब्लड ग्रुप आएगा पहला, IA। सो ए लेता हूँ मैं। दूसरा बताएं, ये ए इस ए से क्रॉस करेगा तो ए बनेगा, ये ए इस ओ से क्रॉस करेगा तो AO बनेगा। ठीक है, बी ए से क्रॉस करेगा तो AB बनेगा, एक ही बात है, AB लिख देते हैं, एंड BO। ठीक है, सो दीज बोथ आर गिविंग ब्लड ग्रुप ए, ये ए ब्लड ग्रुप देंगे। ठीक है, ये ए भी देगा और ये वाला जो है ये बी देगा। देखो आप यहाँ पे फोर फोर डिफरेंट जीनोटाइप है, 1 2 3 4 एंड 3 फिनोटाइप है, तो द आंसर इज दिस वन। ठीक है, इसे करना पड़ेगा आपको वहां पर सामने। चले, नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टर्स व्हिच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी। तो ये है सिंपल ट्राइकोम। ठीक है, स्टेम लिया था टॉलडॉर, सीड लिया था ग्रीन येलो, पॉड लिए थे, ये नहीं लिया था। सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। फिर देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, बहुत ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिनको हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, which one from these given below is the period for Mendel's hybridization experiments। इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जहाँ ईयर वियर देखा उसको छोड़ ही देते हैं हम लोग, या नाम देखा उसको भूल जाते हैं, तो वो नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही रिनाउंड वर्क है। तो ये नाम भी याद रखना है और कौन से ईयर में हुआ है ये भी याद रखना है आपको। सो इट वाज बिटवीन 56 एंड 63, 1856 एंड 1863। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये ईयर इसलिए आपको याद भी रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की एनी लाइन कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ईयर को लेके या नाम को लेके, वो आपको आने चाहिए। चल अगला है, थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड ड्यू टू प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बोथ आर ड्यू टू क्वालिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, बोथ आर ड्यू टू क्वांटिटेटिव डिफेक्ट इन ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, thalassemia is due to less synthesis of globin molecule, and sickle cell anemia is due to quantitative प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। अब देखो इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। हेलो, कहाँ चले गए वैसे लोग। ठीक है, सो इसमें क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि जो ग्लोबिन चेन बन रही थी, ठीक है, उसकी क्वालिटी में कुछ कमी है ना। और क्वांटिटेटिव डिफेक्ट का मतलब होता है क्वांटिटी कम क्वांटिटी में बन रही है। ठीक है, तो इनमें से एक क्वालिटेटिव डिफेक्ट है, एक क्वांटिटेटिव डिफेक्ट है। ठीक है, थैलेसीमिया में क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन जीन कम बनती है
और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बीटा ग्लोबिन जीन तो बनता है बट वो डिफेक्टिव बनता है, तो उसकी क्वालिटी खराब है। और थैलेसीमिया में क्वांटिटी की बात हो रही है, तो ऐसे दोनों में नहीं है, ठीक है। और यहाँ लास्ट में लिखा है सिकल सेल एनीमिया ड्यू टू क्वांटिटेटिव, जबकि क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। क्वालिटी जो है उसकी बीटा ग्लोबिन की, उसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया है, बाकी बन तो उतना ही रहा है सब, और उसकी क्वालिटी खराब है, ठीक है, क्वांटिटी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे और ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ये वाला होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये डायरेक्टली आपको करना है, पहले आप समझो कि कौन से वाले गलत होंगे, ये भी निकालना आना चाहिए। अगर आपको सही आंसर नहीं पता है तो एटलीस्ट गलत पता होना चाहिए कि गलत आंसर है ये, तो आप एटलीस्ट सही लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी तो उतनी ही बन रही है लेकिन उसके अंदर कुछ डिफेक्ट है ना, जैसे कि ग्लूटामिक से वेलिन हो गया। और क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कम क्वांटिटी में बन रहा है, तो सिकल सेल एनीमिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, कम क्वांटिटी में नहीं बनता, ज्यादा क्वांटिटी में ही बनता है, मतलब जो नॉर्मल क्वांटिटी है उसमें ही बनता है, और उसमें डिफेक्ट है। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि जीन कम सिंथेसिस होता है, बीटा ग्लोबिन मॉलिक्यूल कम बनता है, ठीक है। चलें, अब ये जो एक क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड। एक आदमी है जिसका फादर कलर ब्लाइंड है, मैरीज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। अब यहाँ पे क्या हो गया है, पेडिग्री में दो आ गए हैं, दो जनरेशन आ गए हैं, उनको देखना है और तीसरी जनरेशन के बारे में बताना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो फादर है हुज फादर वाज अ मैन, हुज फादर, ये जो फादर है ये कलर ब्लाइंड है, मतलब ये क्या है, ये एक्स वाई, इसका ये फादर डिफेक्टिव है लेकिन ये इनका सन है, ठीक है। तो ये जो सन है इसके पास ये एक्स क्रोमोसोम नहीं आएगा, इसके पास तो वाई आएगा और एक्स इसको अपनी मदर से मिलेगा, तो ये मैन जो होगा ये एक्स वाई नॉर्मल होगा, ठीक है। मैरीज अ वुमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर। अब ये जो वुमेन है, अब ये कलर ब्लाइंड मदर है, मतलब ये जो मदर है कलर ब्लाइंड मदर, शी इज, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, शी इज एक्स डिफेक्टिव, एक्स डिफेक्टिव। अब ये फीमेल जो है इस वुमेन को अपना एक एक्स क्रोमोसोम देगी और एक इसको अपने फादर से मिलेगा, ठीक है। तो फादर, इसके फादर की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसकी मदर की इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम उनको नॉर्मली मानेंगे। ये जो वुमेन है दिस वुमेन इज कैरियर, एक्स एक्स सी, सी लिखते हैं कैरियर के लिए, डॉट लगा दिया है। तो नाउ आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करानी है। ये है कैरियर फीमेल एंड हेल्दी मेल, तो आपको ये बताना है कि कितने परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल कपल विल बी कलर ब्लाइंड। मेल चिल्ड्रन कितने होंगे, एक क्रॉस में मेल चिल्ड्रन होने की संभावना कितनी होती है, एक क्रॉस में मेल फीमेल क्रॉस में मेल चिल्ड्रन के होने की संभावना कितनी है, 4 में से 50%, दो, दो में से एक मेल जो होगा वो डिफेक्टिव होगा, तो दैट इज द आंसर इज 50%, 50% ऑफ मेल चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 20, दोनों आंसर हो सकते हैं इसमें से, पर अब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा ही कैसे, है ना। तो अगर सिंपली हम देखें तो ये यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, ये x and y here, x, c and x, so this male will be affected, colorblind, and this male will be healthy,
ठीक है, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो क्योंकि मेल दो ही होते हैं, एक और दो, दो में से एक अफेक्टेड होगा, एक नहीं होगा। दो में से एक अफेक्टेड मतलब आंसर होगा 50%। ठीक है, अगर ऐसा पूछते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ, ठीक है, मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड। अगर ऐसे पूछते डायरेक्टली कि कितने परसेंट चिल्ड्रन जो है कलर ब्लाइंड होंगे, तो हम बोलेंगे 25%, क्योंकि इनमें से एक ही कलर ब्लाइंड होगा, है ना। ये कैरियर हो जाएगी फीमेल, और ये हेल्दी फीमेल है। ठीक है, अगर इसमें से पूछते कि कितने परसेंट चिल्ड्रन जो है, यहाँ मेल फीमेल कुछ नहीं लिखा होगा, अगर तो कितने परसेंट अगर अफेक्टेड है तो दैट विल बी 25%। लेकिन मेल पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन, तो मेल चिल्ड्रन कितने हैं, दो, इनमें से एक अफेक्टेड है, तो आंसर विल बी 50%। ठीक है, समझ आया। किसने पूछा है क्वेश्चन, वैष्णव? यस यस सर। सर। वैष्णव ने पूछा था ना ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, अभी समझ आ गया ये क्वेश्चन। यस सर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2018 के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सिलेक्ट द करेक्ट मैच, टीएच मॉर्गन, F2 recessive parent, F2 crosses with recessive parent, राइबोजाइम एंड मेंडल। ठीक है, ये कुछ नाम यहाँ लिखे हुए हैं और इनके इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, मैच जो है करेक्ट है। ठीक है, तो टीएच मॉर्गन एंड ट्रांसडक्शन, या ट्रांसडक्शन टीएच मॉर्गन ने नहीं दिया था। F2 क्रॉसेस विथ रेसेसिव पेरेंट, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, F2 को जब हम किसी भी रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसको हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, डाइब्रिड क्रॉस नहीं कहते हैं। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड, एंड मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन, मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिया था। तो देखो इधर ये सारे जो ऑप्शन है तीनों, ये गलत है। और अगर मान लो आपको ये नहीं पता है तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं, वैसे तो पता होना चाहिए, बट ये मान लो गलत, ये आपको नहीं पता है, तीन गलत है, एक बचा, ये सही है मतलब। ठीक है, वैसे राइबोजाइम जो होते हैं दे आर एंजाइम्स, आरएनए एंजाइम्स। ठीक है, तो आरएनए एक्ट एज एन एंजाइम एंड आरएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड, सो राइबोजाइम्स आर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हमने जब एंजाइम्स पढ़ा था 11th क्लास में तो हमने बात की थी कि एंजाइम प्रोटीनेशियस होते हैं और राइबोजाइम्स होते हैं, दो कैटेगरी के होते हैं। सो आरएनए कैन एक्ट एज अ एंजाइम एंड these RNAs are called as ribozymes. So this is the correct answer. Okay, चले नेक्स्ट है, which of the following pair is wrongly matched? Exotype sex determination grasshopper, ABO blood grouping codominance, star synthesis in P multiple alleles, TH Morgan linkage। बताएं। देखो एक्सोटाइप सेक्स डिटरमिनेशन होता है ग्रासहोपर में, ये सही है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस का पार्ट है, टीएच मॉर्गन ने लिंकेज दिया है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको। स्टार सिंथेसिस इन पी इज नॉट मल्टीपल अलील्स, तो ये आपका जो है, ये वाला आपका रहेगा wrongly paired, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टार सिंथेसिस में एक्चुअली मल्टीपल अलील नहीं है, एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर से कंट्रोल कर रहा है, प्लियोट्रॉपी है वहाँ पे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज which of the following characters represent inheritance of blood groups in humans? तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं ह्यूमंस को, ह्यूमन ब्लड ग्रुप को। तो इसमें देखो, डोमिनेंस दिया है, कोडोमिनेंस दिया है, मल्टीपल एलील दिया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस दिया है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो नहीं होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी नहीं होता है, मल्टीपल एलील बोलते हैं उसको, कोडोमिनेंस भी बोलते हैं, ये दोनों करेक्ट है, इसका नहीं पता, छोड़ दो इसको। बी सी करेक्ट है। तो बी सी के साथ में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? तो बी सी यहाँ दिया हुआ है अलॉन्ग विथ ए, यहाँ बी नहीं है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, तो ए बी बी सी यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ में ए दिया हुआ है, तो डोमिनेंस भी होता ही है, क्योंकि अगर हम ऐसे देखें
IA, IO, ठीक है। तो इसमें A डोमिनेंट है, सही है। तो हियर इट विल फॉलो लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो ये डोमिनेंस भी सही है। इसलिए जो आंसर है आपका वो ये वाला है, सेकंड आंसर है, ठीक है। समझ आया? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. चलो। Yes, sir. The woman has X-linked condition on one of her X chromosome. This chromosome can be inherited by. अब वुमेन है, उसके ऊपर एक कोई एक्स क्रोमोसोम है, उसमें कुछ डिफेक्ट है, कोई एक्स लिंक्ड कंडीशन है, कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, ठीक है। सो दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय, ये क्रोमोसोम किसको मिलेगा? तो हमने जो पिछले उसमें जो क्रॉस देखी थी, ये देख लो आप, ये फीमेल है, ये अफेक्टेड है, एक एक्स अफेक्टेड है, तो इसमें एक गर्ल को मिलेगा और एक बॉय को मिलेगा ये क्रोमोसोम। तो दिस क्रोमोसोम कैन बी ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन, ओनली सन्स, ओनली डॉटर, ऐसा नहीं होगा, दोनों को मिलेगा, क्योंकि फीमेल भी दोनों को देती है। तो बोथ सन एंड डॉटर विल गेट द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। जैसे हमने पिछली इसमें क्रॉस में देखा है, यहाँ पे ये जो है एक्स, ये डिफेक्टेड एक्स इस फीमेल को भी मिलेगा और ये मेल को भी मिलेगा, बोथ विल गेट, है ना। सो बोथ सन एंड डॉटर्स, ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes, sir. 2019 में जो है क्वेश्चन आए हैं, ये 4 से क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ये आपको मिल रहा है। 4 to 6 क्वेश्चन मीन्स 16 to 24 numbers are coming from this chapter only, so it's important chapter. Now select the correct incorrect statement, आपको incorrect statement select करना है इसमें, ठीक है। बताएं फर्स्ट का क्या है। Male fruit fly is heterogametic. Okay. In male grasshopper, 50% of sperm have no sex chromosome. Okay. In domesticated fowls, sex of progeny depends on the type of sperm rather than egg. Incorrect statement. Human males have one of their sex chromosome much shorter than the other. तो ये भी मेल फ्रूट फ्लाइज हेट्रोगेमेटिक सही है, क्योंकि फीमेल जो है एक्स एक्स टाइप होती है, मेल इज एक्स वाई टाइप। इन मेल ग्रासहोपर 50% ऑफ स्पर्म हैव नो सेक्स क्रोमोसोम, एक्सो टाइप है क्योंकि, इसलिए होता ही नहीं है, ठीक है, मेल्स में। इन डोमेस्टिकेटेड फाउल्स सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग, तो ऐसा नहीं है। तो ये वाला जो है थर्ड ऑप्शन वो करेक्ट है। बर्ड्स में जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है प्रोजेनी का बाय एग, नॉट स्पर्म, एंड दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट मैप यूनिट इज adopted in construction of genetic maps, चलिए बताएं। सेंटीमॉर्गन जो है वो क्या होता है? सेंटीमॉर्गन पढ़ा है हमने, सेंटीमॉर्गन जो है यूनिट है लिंकेज की, तो ये आपको बतानी है, बताएं। बोलो क्या होना चाहिए?
यस। सर सर ये क्वेश्चन को आप समझा सकते हाँ हैं? वो बिल्कुल हम देखिए क्या है, होता है कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग में देखते हैं कि कितना परसेंट जो है रिकॉम्बिनेशन हुआ है, उसको हम एक मैप यूनिट मानते हैं। मैप यूनिट का मतलब होता है कि डिस्टेंस के बीच जीन्स के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। तो जीन्स के बीच में जो दूरी होती है उसको हम सेंटीमॉर्गन यूनिट से नापते हैं, और एक सेंटीमॉर्गन जो होता है वो होता है 1% क्रॉस ओवर, ठीक है। इफ इट इज 2% क्रॉस ओवर देन वी से दैट जीन्स आर having this distance of 2 centimorgans. If he is having 3% crossover means 3 सेंटी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी। It's 8 o'clock. ओके, क्योंकि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। सो ये एक क्वेश्चन जो है ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि एक सेंटीमॉर्गन यूनिट जो होती है 1% क्रॉसओवर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 1% भी लिख सकते हैं इसको, आप इसको 0.01 भी लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब ये कि इफ यू आर हैविंग 100 ऑफस्प्रिंग्स, यू हैव ओनली आउट ऑफ देम ओनली वन इज रिकॉम्बिनेंट टाइप, तो उसे 1% क्रॉसओवर कहते हैं। अगर 2 मिलते हैं तो 2% क्रॉसओवर हुई है, 3 मिलते हैं तो 3% क्रॉसओवर हुई है। तो उनके बीच में दूरी भी बढ़ रही है, जीन्स के बीच में दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी उतने ज्यादा हमें क्रॉसओवर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व थी, बट ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है इसको, ठीक। तो इसका आंसर जो है थर्ड है। The frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between genes was explained by, चलें ये क्वेश्चन बताएं, कल ही डिस्कस किया था हमने। T.H. Morgan. हाँ वैष्णवी, कल तो डिस्कस किया था ये हमने, कल ही मैंने बताया था। The frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between genes explained by Alfred Stewart. He is the student of T.H. Morgan. चलो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था एक और। हाँ ये आपको बताना है, a gene locus has two alleles, a capital A, small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, then what will be the frequency of homozygous, dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in the population? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम, इसमें से थोड़ा एक हार्डी वेनबर्ग लॉ करके एक होता है, वो यहाँ पे नहीं है डिस्कस, नहीं इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया है, और इवोल्यूशन में आता है। फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ एक मिनट के लिए। चलिए आप देखें, कैपिटल ए और स्मॉल ए दो अलील होते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को जब आप एड अप करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, सो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए को हम पी कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए को हम क्यू कहते हैं। तो इन दोनों का सम जो है फ्रीक्वेंसीज का हमेशा 1 आता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज 1। सो पी आपको दिया हुआ है 0.4, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज 0.4, तो पी की जगह आपको रखना है 0.4, ठीक है। और क्यू आपको नहीं पता है, क्यू निकालना पड़ेगा, क्यू इक्वल टू 1, सो क्यू विल बी इक्वल टू 0.6, ओके। क्यू है 0.6 होगा। अब आपको क्या पूछा गया है, होमोजाइगस डोमिनेंट ए ए, सो ए ए मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.4 इंटू 0.4, दैट इज योर ए। सो 0.4 स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज योर होमोजाइगस डोमिनेंट ए ए। और क्या पूछा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन पूछी है, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पी और क्यू दोनों को, सो दैट इज 0.4 इंटू 0.6,
So that will be your capital A small a, और QQ that is 0.66, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में QQ मल्टीप्लाई करेंगे, so that will be 0.6 square. Okay, that is small a small a. अब देख लो आप इसमें से कौन सा मैच कर रहा है आपका आंसर. So 0.4 स्क्वायर इज 0.16, तो 3 है, 2 3 4 तीनों में है. कैपिटल ए स्मॉल ए इज 6 4 24, दैट इज 0.24, मतलब सिर्फ ये वाला है, एंड 6 या 36, तो आपका आंसर होगा सेकंड. ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ मैंने डिस्कस कर लिया है, बट ये क्वेश्चन यहाँ का है नहीं, ये क्वेश्चन इवोल्यूशन चैप्टर का है. सो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बेसिस पे, कितनी फ्रीक्वेंसीज हो सकती है, क्या क्या हो सकता है. वी विल डिस्कस इन डिटेल दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये यहाँ का क्वेश्चन है नहीं ऐसे. चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA. एक mRNA दिया हुआ है, इसमें किस टाइप के म्यूटेशन में कोई चेंज नहीं आएगा रीडिंग फ्रेम में. रीडिंग फ्रेम का मतलब होता है कि हमें 3 को रीड करना है एक साथ. ठीक है, AAC एक साथ रीड करेंगे, AGC एक साथ रीड करेंगे, GGU एक साथ रीड करेंगे, GCU एक साथ रीड करेंगे, और AUU एक साथ रीड करेंगे. ठीक है, तो बराबर 3 की ये बनी हुई है. अब आप देखें इंसर्शन ऑफ G. सो इंसर्शन डिलीशन हमेशा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाते हैं, तो ये हमारे दोनों आंसर नहीं है. हमने बात की थी इंसर्शन जब होता है या डिलीशन होता है तो फ्रेम शिफ्ट हो जाती है, तो ये दोनों नहीं है. इंसर्शन ऑफ A एंड G एट 4th एंड 5th पोजीशन. सो 4th पोजीशन पे मैं A डाल दूंगा और 5th पोजीशन पे मैं G डाल दूंगा, तो भी नहीं होगा. ठीक है, तो भी नहीं करेगा काम, ये आंसर भी नहीं है हमारा. ठीक है, डिलीशन ऑफ GGU फ्रॉम 7th 8th एंड 9th. तो 7th 8th एंड 9th ये GGU है, मतलब ये पूरे को हटा दूं मैं. ठीक है, ये पूरे को हटा दूं मैं. हाँ, तो बराबर मेरी फ्रेम में कोई शिफ्ट नहीं होगा भाई. AAC रीड करूंगा, AGC रीड करूंगा, फिर GCU रीड करूंगा, फिर AUU रीड करूंगा. ऑल्दो ये पूरा डिलीशन हो गया है, यहाँ पे तीन एक साथ डिलीट हो गए. ठीक है, तो डिलीशन ऑफ 3 ना, मल्टीपल्स ऑफ 3 होना चाहिए. 3 के मल्टीपल में एक साथ अगर डिलीशन हो रहा है या एक साथ इंसर्शन हो रहा है एक जगह पे, तो हमारी फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी. ठीक है, या कहीं पर भी 3 एक साथ ऐड हो रहे हैं, 3 एक साथ निकल रहे हैं, तो हमारी फ्रेम शिफ्ट नहीं होगी. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. समझ आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Now, what is the genetic disorder in which an individual has an overall masculine development, gynecomastia and is sterile? ये टर्म याद ही है? Sir, second वाला option. Yes, Klinefelter syndrome. कल मैंने बोला था आपको एक टर्म याद रखनी है. टर्म क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, सिर्फ ऐसा आएगा there is a disorder in which gynecomastia is observed. कुछ और कुछ भी नहीं दिया है, तब आपको क्या करना है, तब भी आपको याद रखना है कि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने पिछले 4 साल के क्वेश्चन देखे. तुम्हारे पास और भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझे भेज देना, वी विल डिस्कस. ठीक है, और कल से हम शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर. ठीक है. Yes, sir.